हेलो फ्रेंड, मैं पंकज एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज नवोदय का चौथा क्लास है। इससे पहले मैंने 3 क्लासेस ली है। अगर वो 3 क्लासेस अगर आप लोग देख लेते हैं तो आपको इस चैप्टर में डाउट नहीं रह जाएगा। तो जाके आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दिया हूँ, तो जाके आप 3 क्लासेस वो देख लीजिए। तो चलिए अब हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, कल की क्लास में मैंने पढ़ाया था कि आप लोग को एक क्वेश्चन दिया था कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो देखिए, इसमें 4 ऑप्शन थे। इसमें आपको बताना था कि कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है, यानी कि इसमें 3 अभाज्य संख्या है और एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो इसमें हम लोग देखिए चेक करते हैं अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या वो होती है जो कि एक या स्वयं से विभाजित होती है, वो हमारी अभाज्य संख्या कहलाती है। तो चलिए हम लोग देखते हैं तो अभाज्य संख्या कौन सी नहीं है वही हमें चेक करना है। तो देखिए, अभाज्य संख्या ये 41 हमारी अभाज्य संख्या है, क्योंकि ये 1 से और 41 से ही डिवाइड होती है। उसके बाद देखिए, ये 47 भी अभाज्य संख्या, क्योंकि 1 और 47 से ही हमारी ये संख्या विभाजित होती है। उसके बाद देखिए 57 क्या है, 1 से विभाजित होती है। फिर उसके बाद अगर इसको देखें तो 3 से भी विभाजित हो रही है। 3 से अगर इसको काटेंगे तो 3 × 3 और 2 बचेगा, 3 × 9 = 27, यानी कि 3 से भी विभाजित हो रही है। उसके बाद देखिए, अब उसके बाद इसको अगर हम लोग 19 से भी काटें तो 19 × 3 = 57, यानी कि ये 3 बार में कट जाएगा। फिर उसके बाद देखिए, ये 57 से भी विभाजित होगी। तो यानी कि आप देख पा रहे हैं, तो ये हमारी संख्या क्या है, ये अभाज्य संख्या नहीं है। ये क्या हो जाएगी, हमारी यही भाज्य संख्या है। और इसको अगर आप देख लेंगे तो ये 1 से कटेगी और 89 से कटेगी, यानी कि ये हमारी कौन सी संख्या है, ये हमारी अभाज्य संख्या है। और हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इसे पूछा है कि कौन सी एक अभाज्य संख्या नहीं है, तो हमारा ये तीसरा आंसर हो जाएगा 57 की यही हमारी अभाज्य संख्या नहीं, यानी कि हमारी कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या, यानी कि ये हमारी भाज्य संख्या है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट को स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था, कल के क्लास में हम लोग पढ़ा था कि रेशनल नंबर क्या होता है। आगे हम लोग अब पढ़ेंगे कि इरेशनल नंबर, यानी कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो चलिए हम लोग अपरिमेय संख्या के बारे में समझ लेते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, यानी इसको बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इरेशनल नंबर्स के बारे में। तो आप लोग पढ़े होंगे कि रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर वो होते हैं जिसे हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। आप लोग को पता होगा कि हम लोग रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या को P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। वेयर Q इज नॉट इक्वल टू क्या होता है, 0, यानी कि Q हमारा क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन होता है, यानी कि ये क्या होती है हमारी, ये हमारा रेशनल नंबर होता है, यानी कि ये परिमेय संख्या होती है, ये हमारी परिमेय संख्या होती है। अब देखिए हम लोग को क्या पढ़ना है, इरेशनल नंबर के बारे में। तो इरेशनल नंबर क्या होता है कि हम लोग P/Q के फॉर्म में उसे हम लोग नहीं लिख सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। जैसे अगर हम लोग कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मैं जैसे बताऊं कि अगर √2 है तो ये हमारे क्या है, ये इरेशनल नंबर है, यानी कि अपरिमेय संख्या है। अगर कड़ी में 3 है, ये भी हमारी अपरिमेय संख्या है। कड़ी में 5 है, ये भी हमारी अपरिमेय संख्या है। कड़ी में 7 है, ये भी हमारी अपरिमेय संख्या है। यानी कि जो कड़ी से बाहर नहीं निकलता है वो हमारे क्या कहलाते हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाते हैं। जैसे कि अब और एक नंबर और होता है पाई भी क्या है, परिमेय संख्या है। पाई भी क्या है, परिमेय संख्या है। जैसे देखिए, अगर कड़ी में 2 का मान अगर कड़ी से बाहर, देखिए कड़ी के 2 का मान होता है, कड़ी में 2 का मान क्या होता है, 1.4142 ऐसे करके आता रहता है, यानी कि ये मान कहीं रुकता नहीं है। तो हम लोग इसको P/Q के फॉर्म में नहीं कर पाते हैं। तो वही नंबर जो कि हम लोग P/Q के फॉर्म में नहीं कर पाते हैं, तो वही हमारे नंबर क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर, यानी कि जो हम लोग P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रियल नंबर के बारे में। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रियल नंबर के बारे में। तो देखिए, रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याएं। तो नेक्स्ट हमारा है रियल नंबर, रियल नंबर।
रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्याएं। तो हम लोग पढ़ेंगे अब रियल नंबर्स के बारे में। तो देखिए रियल नंबर्स क्या होते हैं, यानी कि रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर को अगर हम लोग मिला देते हैं तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, रियल नंबर। यानी कि देखिए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिला दिया जाए तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, रियल नंबर। देखिए जैसे कि अगर हम बोलें कि रेशनल नंबर क्या होता है, यानी कि परिमेय संख्या, रेशनल नंबर यानी रेशनल नंबर क्या होता है, यानी कि परिमेय संख्याएं, यानी परिमेय संख्या क्या होता है, यानी कि रियल नंबर में से, अगर रियल नंबर में से माइनस कर दें हम लोग इरेशनल नंबर को, यानी कि हम लोग किसको माइनस कर दें, यानी कि अपरिमेय संख्या को माइनस कर दें तो हमारे क्या कहलाते हैं, रेशनल नंबर, यानी कि परिमेय संख्या कहलाती हैं। अगर अब हम लोग इरेशनल की बात करें, इरेशनल, आप इसे समझ पा रहे होंगे, इरेशनल की बात अगर हम लोग करें यानी कि अपरिमेय संख्या की, तो अपरिमेय संख्या क्या होती है, अगर हम लोग रियल नंबर में से माइनस किसको कर दें, रेशनल नंबर को, यानी कि हम लोग परिमेय संख्या को माइनस कर दें तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर। तो आप समझ पा रहे होंगे कि रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर्स यानी कि रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, इंटीजर्स, यानी सारी संख्याओं को अगर हम लोग मिला देते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं इसके बाद। तो देखिए आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछता है कि सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या। इसके बाद हम लोग यही पढ़ेंगे कि सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या। आपके एग्जाम नवोदय एंट्रेंस एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि 2 अंकों की बड़ी संख्या या तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या। इससे आपको बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए अब हम लोग उसको पढ़ेंगे कि छोटी संख्या और बड़ी संख्या। तो हम लोग इसको समझेंगे, तो आप लोग ध्यान से समझते रहिए। देखिए छोटी संख्याओं से आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो देखिए छोटी संख्या, जैसे कि आप लोग को मैं बताऊं कि अगर आपसे पूछ दे कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन होगी, तो देखिए अगर आप काउंटिंग में देखेंगे 1 से लेके, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फिर 10 फिर 11 फिर 12 ऐसे करके हमारा फिर मान लीजिए 98 आया, फिर 99 आया। फिर उसके बाद देखिए अगर 2 अंकों की बात करें तो 2 अंकों की यही संख्याएं होती हैं। तो देखिए 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपको पूछा है, तो देखिए 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, यानी कि 10 हो जाएगी। देख पा रहे होंगे कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। ठीक है। अगर आपसे ये पूछे कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 2 बार 9 यानी कि 99 हो जाएगा। तो आप समझ पा रहे होंगे। अगर आपसे ये पूछे कि 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए, तो देखिए 1 अंकों की सबसे छोटी, यानी पूरे नंबर्स में आप देखेंगे तो 1 अंक की सबसे छोटी संख्या, ये 1 अंक के हैं, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी हमारी, यानी कि 1 है। तो हमारा क्या हो जाएगा, सबसे छोटी संख्या 1 अंक की 1 हो जाएगी। अगर आपसे पूछ दे कि 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो देखिए 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो हमारे काउंटिंग में सबसे बड़ा नंबर कौन सा होता है, 1 से लेके 9 तक के बीच, 10 के बीच में। देखिए 1 अंक का पूछा है तो 10 को नहीं लेंगे। तो देखिए 1 से लेके 9 तक के बीच में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, हमारी क्या होती है, 9 ही होती है। तो सबसे 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या हमारी कौन सी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। अगर आपसे ये पूछे कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या या 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो देखिए 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, जैसे आप समझ लीजिए कि 3 अंकों की छोटी संख्या पूछे तो 3 अंकों की कहाँ शुरू होगी, 100 से। तो 100 से शुरू होगी। उसके बाद देखिए 101 आएगा, फिर 102 आएगा, उसके बाद देखिए ये कहाँ तक जाएगा, यानी 3 अंकों की है तो ये 999 तक जाएगा, उसके बाद 1000 आ जाता है। ठीक है। तो देखिए अगर 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछे और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछे, तो देखिए 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या यही तो होगी ना, उसके बाद तो 2 अंक आ जाता है, यानी कि 99 आ जाता है। तो हमें क्या करना है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यानी सबसे छोटी संख्या बताना है। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमारा कितना हो जाएगा, यानी 100 हो जाएगा। उसके बाद अगर आपसे ये पूछे कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो हम लोग किसको बताएंगे,
999 को बताएंगे। तो आप समझ गए होंगे कि छोटी संख्या और बड़ी संख्या कैसे हम लोग ज्ञात करते हैं। तो देखिए, अगर अब आपसे ये पूछे कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या, तो आप बताएंगे कि 1 होती है। अगर आपसे पूछे कि एक अंक की सबसे, अगर 2 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो आप लिखेंगे कि 1 और 1 बार 0, यानी कि 2 अंक की सबसे छोटी संख्या हो गई। आपसे पूछे कि 3 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो आप 1 बार 1 लिखेंगे, फिर 2 बार 0 लिखेंगे, यानी 3 अंक की सबसे छोटी संख्या हो गई। ऐसे ही अगर आपसे पूछे कि 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो आप 9 लिखेंगे। उसके बाद अगर आपसे ये पूछे कि 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या लिखिए, तो आप 2 बार 9 लिखेंगे। अगर आपसे ऐसे पूछे 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे? 3 बार 9। तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये कैसे छोटे बड़े नंबर्स को हम लोग समझते हैं, कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग चलिए इसको मिटा लेते हैं। अब मिटा लिए तो आपको इस टॉपिक से समझ में आ गया होगा कि कैसे क्वेश्चन को यानी कि सॉल्व करना है, यानी कि छोटी संख्या और बड़ी संख्या का क्वेश्चन कैसा बनता है। तो चलिए मैं आप लोग को कुछ क्वेश्चन दिखा देता हूं। जैसे आपको देखिए यहाँ पे आपको डिस्प्ले पे देखने को मिल रहा होगा 12वां क्वेश्चन और 13वां और 14वां क्वेश्चन। जैसे देखिए 4 अंकों की, यानी 12वां क्वेश्चन देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर, यानी कि फिर 13वां क्वेश्चन दिया है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योग, और दिया है 14वें नंबर पे कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर। तो देख पा रहे होंगे कि ऐसे क्वेश्चन यानी कि छोटी बड़ी संख्या से बनता है। तो आपके एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो चलिए मैं 13वें क्वेश्चन को बता देता हूँ, आप चाहे तो 12वें क्वेश्चन को भी मतलब सॉल्व कर सकता हूँ। लेकिन देखिए आप 13वें क्वेश्चन को देखिए। 13वां क्वेश्चन है, जैसे कि दिया है कि इसमें दिया है कि 13वां क्वेश्चन की 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, क्या दिया है? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, यानी कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, यानी कि 9999, यानी कि 4 बार 9। अब उसके बाद बोला है 13वें क्वेश्चन में कि और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, यानी कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो देखिए 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 1 बार 0 और 1 बार 1 और 4 बार 0। ठीक है, 4 बार 0। तो ये हमारी क्या हो गई? 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई। अब उसके बाद क्या बोला है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योग लिखिए, यानी योग क्या होगा। तो इसमें बोला है, तो देखिए इसका और इसका योग हम लोग निकालेंगे, यानी इसको जोड़ देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो देखिए अगर इसको जोड़ते हैं आप, तो देखिए ये कितना है? 10,000 है और ये 9,999 है, तो कितना आ जाएगा? अगर इसको जोड़ें तो 0 और 9 को जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा, फिर 0 और 9 को जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा, फिर 0 और 9 को जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा, फिर 0 और 9 को जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा, फिर उसके बाद 1 हमारा है। तो यानी कि हमारा कितना आ गया? इतना आ गया, यानी कि योग हमारा इतना आ गया। तो आप इससे समझ पाए होंगे कि यहाँ से एक क्वेश्चन तो आपको जरूर बनने हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि ऐसे टॉपिक आपको जरूर क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। ठीक है, तो आप क्वेश्चन समझ पाए होंगे। तो चलिए अब हम लोग छोटे छोटे चैप्टर से हम लोग क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, छोटे छोटे टॉपिक को भी समझ लेते हैं। तो इसके बाद हम लोग आरोही क्रम को देखेंगे और अवरोही क्रम को। तो देखिए आरोही क्रम को देख लेते हैं। आरोही क्रम तथा अवरोही क्रम, हम लोग इसको देख लेते हैं। अवरोही क्रम। तो चलिए हम लोग अब इसको देख लेते हैं। इसको इंग्लिश में समझ लीजिए, यानी कि असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। देखिए आरोही क्रम यानी कि असेंडिंग ऑर्डर, और उसके बाद अवरोही क्रम यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर। तो देखिए आरोही क्रम क्या होता है? अवरोही क्रम के बारे में अगर हम लोग समझें तो आरोही क्रम क्या होता है? बढ़ते हुए क्रम को हम लोग क्या कहते हैं? आरोही क्रम कहते हैं, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। जैसे कि मैंने 1 लिख लिया, तो इसके बाद बढ़ता हुआ क्रम, यानी बढ़ता हुआ क्रम क्या आएगा? इसके बाद 2 आएगा,
तो 2 आ गया, फिर उसके बाद 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, यानी कि बढ़ते जाएगा, यानी कि हमारा 1 से शुरू हो रहा है, यानी कि अनंत तक जा रहा है। ये क्या हो रहा है, यानी कि बढ़ता हुआ जा रहा है, यानी कि बढ़ते हुए क्रम को हम लोग क्या कहते हैं, आरोही क्रम कहते हैं। उसके बाद देखिए अवरोही क्रम के बारे में। तो अवरोही क्रम क्या होता है, अवरोही क्रम को अगर हम लोग समझते हैं, अवरोही क्रम, तो देखिए अवरोही क्रम को अगर हम लोग देखें तो अवरोही क्रम क्या होता है, अवरोही क्रम यानी कि घटते हुए क्रम को हम लोग क्या कहते हैं, अवरोही क्रम कहते हैं। जैसे अगर मैं 100 से ले रहा हूँ, जैसे 100 ले लेता हूँ, तो उसके बाद हमारा घटता हुआ क्रम, यानी कि घटता हुआ क्रम, इसके बाद 99 आएगा, फिर उसके बाद 98 आएगा, फिर उसके बाद 97 आएगा, उसके बाद 96 आएगा, यानी कि ऐसे हम लोग का घटता हुआ नंबर चला जाएगा। यानी कि अवरोही क्रम आप समझ पाए होंगे कि घटते हुए क्रम को हम लोग क्या कहते हैं, अवरोही क्रम कहते हैं। तो हम लोग क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। तो देखिए हम लोग बीच बीच में ऐसे ही क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते रहेंगे और सिलेबस को नज़र में रखते हुए हम लोग एक एक स्टेप को, यानी एक एक टॉपिक को हम लोग क्लियर करते जाएंगे। तो देखिए हम लोग का एग्ज़ाम 29 अप्रैल को है, तब तक मैं सिलेबस को कंप्लीट करा दूंगा। तो अगर अब मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। धन्यवाद।